चलो, भारत में पादपों और जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? तो क्वेश्चन की डिमांड एक ही है, पादप और जीवों का वितरण। भारत एक विविधता वाला देश है जहाँ अनेक प्रकार के पादप और जीव देखने को मिलते हैं, जिसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक कारक उत्तरदायी है। भूमि विभिन्न पादपों में पाई जाने वाली विविधता के लिए उत्तरदायी है, जैसे समतल भूमि कृषि के लिए उत्तरदायी है, ठीक वैसे ही पर्वत, जंगल और घास के मैदान के लिए उत्तरदायी है। उसी प्रकार पादप के साथ साथ जीव भी अलग अलग परिवेश में रहना पसंद करते हैं और वह उनके विकास के लिए आवश्यक है। तापमान, पादपों के विकास तापमान एक आवश्यक कारक है, उनकी वृद्धि के लिए तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कहाँ से लिखा तुमने? खुद के पास से लिखा सर, वो कल उसमें एनसीईआरटी में अपने चैप्टर में पढ़ा था ना सर स्टार्टिंग में, कि उसके विकास के लिए क्या क्या कारक उत्तरदायी हो सकते हैं, तापमान, वर्षा, ऊंचाई वगैरह, ये सब। पादपों की उन्नति में वर्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जीव के विकास के लिए उत्तरदायी। अब ये देखो, चाहते तो फ्लो चार्ट बना के दर्शा देते हैं ना, इतना अभी देखो ये कोई काम का है नहीं। बात ये है ना, उच्चावच पादपों के विकास में उच्चावच एक महत्वपूर्ण। देखो अभी ये एक ही लाइन तुम्हारा रिपीट हो रहा है बार बार, देखो तो ये गलत है ना, टाइम भी खराब होता है। दूसरी बात, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे इससे, ऊंचाई बढ़ने के साथ नई पादपों का सृजन होने लगता। कैसे, फिर वो थोड़ा डिटेल में बताओ। अभी देखो दिख ही नहीं रहा। जीव मंडल नीचे से क्या अभिप्राय है, कोई उदाहरण दीजिए। ये तो मैंने क्वेश्चन लिखने को नहीं दिए थे मैं, ये तुमने अपनी तरफ से लिखे हैं। कौन से क्वेश्चन सर? वो आपने लास्ट में दे रखे थे सर, ये वाले तो बोले थे आपने। अरे मैंने देखो, याद करो, मैंने 2 क्वेश्चन लगाए थे लिखने के लिए, बस मैंने बोला था इन दोनों को क्वेश्चन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना लेना। वो क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनका क्या करोगे? ये तो मैंने लिखने को बोले नहीं, तो मैं बता रहा हूँ मैंने कौन सा बोला था। ये भी नहीं, इसके बाद में है वो। तुमने वो लिखा ही नहीं जो मैंने बताया था। अरे मुझे लगा सर आप ये बोल रहे हो कि जो मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, आप चैप्टर के लास्ट में नहीं, कुछ क्वेश्चन ही होते हैं जो थोड़ा यूपीएससी के लायक होते हैं, हर क्वेश्चन लायक नहीं होता, इसलिए मैं सारे बताता ही नहीं हूँ। चलो कोई नहीं, आगे ध्यान देना, जो मैं बताया वो लिखने का प्रयास करना। चलो 10th क्लास शुरू करते हैं आज। अब देखो 10th क्लास तक तुम लोगों का बेसिक बन चुका है, अब यही जाके सब 11th वाली जो है ना इम्पोर्टेंट जो है, उसमें रिपीट होगा यही सब। परंतु ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब तक 10th क्लास आप कंप्लीट कर लोगे तो बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा आप लोगों के पास। तो आज संविधान दिवस भी है, क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे अब की बार 2025 में। भारत का संविधान उद्देशिका, और याद अब की बार है ना, इस पे अमेंडमेंट की बात चल रही है, क्योंकि भारत एक तरीके से अब समाजवादी देश रहा नहीं है, पूंजीवादी देश हो गया है, तो इस पर डिबेट चल रही है अभी हटाने की बात लेके। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। देखो बीजेपी अभी गवर्नमेंट है तो उनका आइडियोलॉजी है, क्योंकि देखो ये एक ही बार इसमें संविधान संशोधन हुआ है, उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो अभी ये चाह रही है कि भाई उन्होंने समाजवाद जोड़ा था, तो इनको हटाने का प्लान है उन लोगों का, तो इसीलिए अभी चर्चा में है। ठीक है, देखो इसके 7 चैप्टर हैं, ये देखो सब सिलेबस का है, यूपीएससी का सिलेबस का सारे क्वेश्चन। भारत का संविधान भाग 4 है, नागरिकों मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 है।
अब क्या आ सकता है कि बहुत सालों से क्वेश्चन आया नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी से, लगभग 2016 या 15 के बाद में आया नहीं है अभी तक क्वेश्चन, तो आ सकता है क्वेश्चन। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करे, प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके, और यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अब आप देखोगे संसाधन विकास, ये GS 3rd का जाके टॉपिक देखना, 9th और 10th नंबर टॉपिक है, तो उसमें ये आता है, यहाँ से क्वेश्चन आते भी है मेंस में। सर संसाधनों यूनिट भी तो है। क्या हो गया? संसाधनों को जुटाने से संबंधित विषय, वो GS 1 में है, GS 3rd में है। GS 3rd में संसाधन जुटाने का पहली यूनिट है, उसमें सब टॉपिक जुड़ा हुआ है, और पर मैंने देखा है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बना है GS 3rd में, इस वाले को। चलो ठीक है, आपने देखा हो तो आप बताना। सिलेबस अभी रुको, अरे हाँ वो रिसोर्स वो अलग चीज़ है, वो इकोनॉमी का है। वो देखो जो तुम बता रही हो ना, ये वाला भारतीय अर्थव्यवस्था योजना से संसाधन को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय, ये वाला नहीं है। ये मैं ये बता रहा हूँ, ये वाला देखो, नवा बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपथ, रेलवे आदि, ये वाले टॉपिक में आएगा, नहीं तो फिर इधर GS 1 में आएगा, ये आएगा विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, इधर आएगा ये, ठीक है। उससे हाँ, उससे कोई टॉपिक बनना ही है, आजकल बनने लग गए, मैं बताऊंगा, अभी आए हुए हैं क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब देखो ये डायग्राम बहुत, ये आप मेंस की एक, मेरे अनुसार है ना, आप लोगों को एक मेंस की नोटबुक बनानी चाहिए जिसमें ऐसे डायग्राम जरूर डालने चाहिए। तो ऐसे क्या होगा, ये ऐसे में भी, ऐसे में तो नहीं, पर GS 1 से लेके GS 4 जिनका ऑप्शनल अलग अलग है, उसमें डायरेक्ट काम आ सकता है इस टाइप के डायग्राम। तो ऐसे कुछ डायग्राम बना लेने चाहिए, ये वाला डायग्राम जैसे बना लेना चाहिए भाई, कभी मेंस में संसाधन के बारे में आ जाए तो ये डायरेक्ट छाप के आओ। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसके बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, तो ये चीज़ याद रखना। संसाधन प्राकृतिक नहीं होते, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, संसाधन प्राकृतिक नहीं होता है। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है: उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, साम्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। देखो कैसे बैलेंस होता है मानव, जैसे मान लो भौतिक पर्यावरण, प्रकृति है, नेचर है, संस्थाएं हैं, प्रौद्योगिकी है, तो इसके सहायता से अपन किसी चीज़ को संसाधन में बदलते हैं। संसाधन कैसे कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं प्राकृतिक, एक होता है मानवीय।
मानवीय कौन कौन से होते हैं? संरचनाएं एवं संस्थाएं जो होती है मात्रा व गुणवत्ता को निर्धारित करती हो। प्राकृतिक में आएंगे नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य। अनवीकरण में आएंगे पुनः चक्रीय जैसे धातु, अचक्रीय जैसे मतलब जीवाश्म ईंधन। अब ये टेबल याद होनी चाहिए एक तरीके से। नवीकरणीय योग्य में सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल। जैव वाले कौन से रखें? प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। इनमें जीवन व्याप्त है जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजीव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने अजीव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टानें और धातें। याद रखना कि जैसे अब की बार प्राइमरी सेकेंडरी पूछ लिया था, अब की बार ये पूछ सकता है, तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। साम्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरणतः सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन कौन से हैं? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु पुनः चक्रीय हैं, कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वे एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं, बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब, कुओं व जल आदि संसाधनों का निजी स्वामित्व कुछ उदाहरण हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार को व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिगत कर सकती है। आपने देखा होगा सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र में इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। 12 समुद्री मील इतना होता है 22.2 किलोमीटर। 2022 में आया था क्वेश्चन, पर वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में था। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। यही पे जो संस्था बनी है इसी के लिए, वहीं से क्वेश्चन आया था 2022 में। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागरीय तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है? कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, ये वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्वान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में, विशेषकर राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा का संसाधन अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल 2 गैसों से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। संचित कोष, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनको उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो सोचो कि अगर टेक्नोलॉजी हो तो क्या क्या मतलब दिक्कत नहीं है, अपन वही है टेक्नोलॉजी, जैसे इसमें डायरेक्ट लिख दिया कि अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है। संसाधनों का विकास, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास
किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित समस्या पैदा हो गई है। अब जैसे मेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न और संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गए हैं, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवशय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि। अब देखो ये ऐसे पॉइंट है जो डायरेक्ट मेंस में लिखने लायक है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्ति तथा देशों द्वारा संसाधनों वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व यही सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा है। अब ये क्या है सतत पोषणीय विकास, जिसकी अब आप GS3 में पढ़ते हो डायरेक्ट। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। ये याद ही होना चाहिए, डायरेक्ट मेंस में लिखने लायक है, इंटरव्यू में बोल सकते हो। रेडियो जेनेरियो पति सम्मेलन 1992, इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। इसे देखो अब ये NCERT में दिया है तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा करंट अफेयर में जब भी पढ़ोगे। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पति सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विशेष स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन भूमंडलीय वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अब एजेंडा 21 क्या है? अरे याद रखना कि एजेंडा 21 किस में आया। यह एक घोषणा है जिसे 1992 ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीब और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। अभी डायरेक्ट पूछ सकता है एजेंडा 21 क्या है, किससे जुड़ा हुआ है। संसाधन नियोजन, ये है प्लानिंग। जो तुम बता रहे थे ना कि ना ये वाला टॉपिक हो सकता है, उसमें दिया होगा सिलेबस क्या दिया। मैंने सर 13 से 30 तक देखा, क्वेश्चन तो मुझे मिला नहीं, फिर मेरे को आइडिया नहीं लगा कि कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। संसाधन प्लानिंग वाला या फिर ठीक है, मैं ज्योग्राफिकल एंगल से देख रही थी तो इसलिए नहीं मिला मुझे। नहीं, इकोनॉमी का इकोनॉमी। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसके लिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधन उपलब्ध हैं बहुत अधिक विविधता है, यहाँ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। रुको देखो मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक समझ चुका है जिस में समझ में। रुको, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास। हाँ ये देखो ना, इसको ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इशू रिलेटेड टू प्लानिंग वाला वो GS1 में है। एशिया विकल्प से वितरण दिया है उसमें। GS1 में तो है सर, हर साल क्वेश्चन भी पूछ रहा है, कभी 10 मार्क्स का तो कभी 25 मार्क्स का। यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक GS1 में इकोनॉमी रिसोर्स को लेके अपन पूछा जा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं, रिसोर्स तो वही वाली बात है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। अब देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, उदाहरण केस स्टडी बना के डाल सकते हो आप। ऐसे में झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। सोचो, ध्यान से देखना, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो है खनिज और कोयले के। देखो गरीबी, भुखमरी सब यहीं पे सबसे ज़्यादा है, नक्सलवाद यहीं बना पड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है परंतु मूल विकास की कमी है। अब देखो ये देखो, यहाँ पे खनिज है, यहाँ जल बहुत है, राजस्थान में जल नहीं है, यहाँ पर विकास नहीं है। राजस्थान पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायता है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको केस स्टडी बना के डाल सकते हो आप डायरेक्ट कि क्यों ज़रूरी है संसाधनों का प्लानिंग या प्लानिंग की क्यों ज़रूरत होती है। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों को गुणात्मक मात्रात्मक अनुमान लगाना, मापन करना, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। बहुत अच्छे पॉइंट है ये मेंस के लिए, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रयास किए गए हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। अब देखो मैंने बोला था ना कि छत्तीसगढ़ वहाँ देखो सब है फिर भी गरीबी है। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े हो संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसे परिस्थिति होने के लिए कारण बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। देखो, संसाधन संपन्न है परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े, जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये सब सारे आ जाएंगे। संसाधन विहीन है परंतु आर्थिक रूप से विकसित है, मुंबई ले लो, हरियाणा ले लो, गुजरात ले लो, ठीक है, उधर तमिलनाडु ले सकते हो। पर ये गुजरात तो 3 इलाके आएंगे। पंजाब है, पंजाब भी अच्छा खासा डेवलपमेंट है। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। अब देखो क्यों टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे ये पता लगता है। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इनका सबका अनुभव किया। अतः भारत में विकास सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। अब देखो इससे पता लगता है मेंस के, देखो यही फ़ायदा है एनसीईआरटी। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप इधर उधर से पढ़ोगे, कुछ कचरा पढ़ोगे, लिख के आओगे, पूरा 2 पेज भर के आ रहे हो, नंबर मिलेगा 3 पेज। पर एनसीईआरटी के तुम 4 लाइन, ये जो 4 पॉइंट भी लिख के आए, नंबर 3.5 या 4 मिल जाएगा। ये फ़र्क है। अब देखो कितना अच्छा दिया है, इसमें टू द पॉइंट दिया, फालतू चीज़ें दिए नहीं है। संसाधनों का संरक्षण, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्या पैदा हो सकती है। ये समस्या बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणतः गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त किया। अब देखो ये वाला, अब ये डायरेक्ट ऐसे के लिए लाइन यूज होनी चाहिए। अब ये देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मेंस की कॉपी बना लो और उसमें लिखो, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अब ये ऐसी लाइन है जो आप इंटरव्यू हो गया, मेंस, ऐसे, GS 1 2 3 4 ऑप्शनल सब में लिख सकते हैं। उनके अनुसार विश्व पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सोमसेर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर भी गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण मूल्यधार योगदान दिया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषण विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। यही क्वेश्चन यूपीएससी में पीटी में पूछा गया और यही चीज़ आप मेंस में कहीं पे भी लिख सकते हैं। और संसाधन संरक्षण की वकालत की यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा फिर भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित प्रति सम्मेलन द्वारा किया गया। अब तो डायरेक्ट पीटी का क्वेश्चन मेंस, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी से क्या लोगे तुम? मेरा माना जिसने एनसीईआरटी बार बार अच्छे तरीके से पढ़ा है वो पीटी मेंस इंटरव्यू कहीं नहीं रुकेगा, अगर उसने इंटीग्रेट करके पढ़ लिया है, नॉलेज को समराइज कर लिया है। अब तो कितनी अच्छी अच्छी लाइनें दी हुई है। अब ये ऐसे एथिक्स सब जगह काम आ जाएगा। भू संसाधन,
हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान आदि पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के लिए विकास के लिए सुविधाजनक है। अब ये ऐसे डाटा है जो मेंस में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। क्यों प्रॉब्लम है? अब देखो, अपने पास एग्रीकल्चर और उद्योग के लिए कितने लैंड है? 43%। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधनों, वनों का अपार संचय कोष है। अब ये देखो, अब ये रिप्रेजेंटेशन देखो, बता रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी सिखा देता है। अब देखो, अब ये चीज़ तो आप ये हो गई, देखो एक बच्चा जो इसको ऐसे लिख के आएगा मेंस में, ठीक है, हर एक है डायरेक्ट ये लिखेगा। अब सोचो इतना लिखेगा तो कम से कम उसको 3 से 4 मिनट, मान लो 2 मिनट तो लगेगा उसको, इतना लिखने में ज़्यादा ही लगेगा। अब इसको सोचो 1 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में, और उल्टा एग्जामिनर इसमें 1 नंबर देगा ना तो इसमें 2 नंबर देगा। अब यही तो देखो एनसीईआरटी, यही तो कला है, सब आंसर राइटिंग सब सीख जाओगे इसमें। अब यही तो मेन तरीका है। देखो यहाँ पे भी कितना अच्छा दिया हुआ है। और पहले ना सीसेट में इस टाइप क्वेश्चन आते थे, अब भी आता है चार्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो, सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960-61 में कैसा था और अभी 2014-15 में कैसा है। अब इसी से पता लग जाएगा कि अपन एग्रीकल्चर लैंड जो है कैसे, इसीलिए क्यों बोलता है कि भारत में खतरा है। अब देखो, पहले वन था 18.11%, जो कि अभी जो हो गया है 23 नहीं ये वन ही, हाँ ये वन ही है, वन है, ये अब हो गया 23.3%। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि कितनी थी उस टाइम? 18.11%, और अभी हो गए 5.5%। इसका मतलब अपन जैसे इरिगेशन सिस्टम इनका ज़्यादा फायदा किया तो उससे कम हो गई है। गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र, तो ये कितना 4.9%, अभी ये ज़्यादा हो गया है। स्थायी चारागाह, अन्य गोचर भूमि, ये कम हो गई, पक्का 4 का देखो ये कम हो गई है, क्योंकि आजकल वो हो रहा है ना, अतिक्रमण हो रहा है। विविध वर्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र 1.50 है, और ये 1% ही रह गया है। कृषि योग्य बंजर भूमि, ये पहले 6.3 था, देखो ये 4% रह गया है। प्रति भूमि अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रति, ये 3.5 था, ये 3.6 है। वर्तमान प्रति 3.7 है। अब जो शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र लगभग उतना ही है, थोड़ा बहुत कम हुआ है, धीरे डिक्लाइन। अब देखो कितना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब मेंस के आंसर राइटिंग में तुम ऐसे आराम से ट्रांसफॉर्मेशन दर्शा सकते हो किसी भी चीज़ से, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अच्छा, भू उपयोग कहाँ कहाँ अपन भूमि का उपयोग करते हैं? भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। वन हो गया, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि जैसे स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। विविध वर्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई है। प्रति भूमि क्या होती है? अरे इस टाइप क्वेश्चन जैसे अब पहले आते थे यूपीएससी में, पर अब तो नहीं आते, पर पता होना चाहिए थोड़ा। वर्तमान प्रति जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती नहीं की गई। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। भारत में भू उपयोग प्रारूप, अब ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंस में क्वेश्चन आया हुआ भी है, क्योंकि भू उपयोग में परिवर्तन कैसे हुआ है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृतिक हो गया, जलवायु होगी, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनके अलावा जम्मू और कश्मीर में, पाकिस्तान और चीन के अधिक क्षेत्र के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है।
स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में सब कैसे समर्थ होंगे? इसके क्या परिणाम होंगे? वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। यदि इसे शुद्ध निवल बोई के क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तभी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध निवल बोए के क्षेत्रों का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है, क्योंकि समझ बताता हूँ पहाड़ वहाड़ ज़्यादा है। वही पूछ रहा क्या कारण है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है, क्योंकि अब लगभग 23% के समथिंग ही है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वालों लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में बस्तियाँ, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार भू उपयोग के जल के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। अभी देखो लैंड डिग्रेडेशन का क्या प्रभाव होगा, उसका संरक्षण उपाय क्या, डायरेक्ट मेंस के लिए। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसको भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं को 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। अब देखो ये डाटा पता होना चाहिए, इसे आप अच्छा एनालिटिकल पावर कर सकते हो। इनमें से 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपराधित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रिया जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाई और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना। अब देखो एग्जाम्पल सहित है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अब देखो ये अतिचारण के कारण कहाँ हो रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अब देखो ये है बेस्ट तरीका, कितना अच्छा तरीके दिया है, जहाँ स्पेसिफिक रीजन है वहाँ के एग्जाम्पल भी दिया। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है। ये पीटी में क्वेश्चन आया हुआ भी है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर के पीसना और मृदा बर्तन में उद्योग में चूने या खड़ी मृदा और शैल खंडी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा को जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा। देखो ये सारे हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना मेंस के क्वेश्चन के लिए। भूमि निम्नीकरण की समस्या सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण, चारागाहों को उचित प्रबंधन। अब देखिए सॉल्यूशन दिया है, कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों का कांटेदार झाड़ी लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव को रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल का परीक्षण के पश्चात विशेषित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पूरा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मृदा संसाधन, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल, सशंतर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। ये याद रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रिया आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, हामुस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। सारे इंपॉर्टेंट है पीटी को लेकर। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार है। एक बार देखो ये कैसे होता है। मृदा परिच्छेदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
अपस्य रहित आधारी चट्टान, फिर इसके ऊपर एक लेयर जमती है अधः स्थिर अपसहित आधारी चट्टानें, फिर उसके ऊपर एक लेयर उपमृदा उपेक्षित चट्टानें, बालू, गाद, सिलेट, मृतिका। ये ऊपरी संरचना की मृदा जिसी में खेती होती है। इसलिए बोलते हैं जब आंधी तूफान आते हैं, जब ये लेयर उड़ गई तो फिर बंजर भूमि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मृदा को वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच भू आकृति है जलवायु वनस्पति पाई जाती है। इसके कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। अब यहाँ से पेटी में क्वेश्चन आया हुआ है। जलोढ़ मृदा, यह मृदा विशेष रूप से फैली और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए निक्षेप से बनी है। ये सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली है। पूरी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। तो इस मिट्टी की खासियत ऐसे नॉर्मली राजस्थान उधर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिलट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भागों में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चौक्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। अब देखो, यह है मैप दर्शाने का तरीका कहाँ पे कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। अब यहाँ पे देखो पर्वत और वन पाए जाएंगे, ये ग्रीन वाले एरिया में। जलोढ़ मृदा जैसे राजस्थान हो, गुजरात हो, ये बता ही रहा था। लाल और पीली मृदाएं, ये देखो लाल और पीली मृदाएं पूरा इधर जहाँ बरसात ज़्यादा होता है मोस्टली वहीं पे लाल पीली मृदा पाई जाती है। काली मृदा ये वाला एरिया, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है। लेटराइट मृदा ये वाली यहाँ पे पाई जाती है, कुछ कुछ पार्ट में पाई जाती है। शुष्क मृदा जो थार का रेगिस्तान वाला रहेगा वहाँ पे पाई जाएगी। पूछा हुआ यूपीएससी क्वेश्चन है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती है। पुराना जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा क्या इसमें पाया जाता है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनके गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों, दलहन फसलों को खेती के लिए उपयुक्त बनाई जाती है। ये चीज़ याद रखना। पहली बात इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। दूसरी बात यहाँ कौन सी खेती होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इसी बेस पे क्वेश्चन पूछती है। अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्र की मृदाएं अधिक सारी होती है। इन मृदाओं को सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। काली मृदा जिसका यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है 2020 में और 21 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, दूसरे नाम से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा पहले। पुराने पेपर देखोगे तो मिलेगा आपको। और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। देखो, सबसे बड़ी बात है काली मृदा से फट जाती है। ये भी अगर बीजे का टेस्ट दोगे तो वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये यूपीएससी ने पूछा था कि लावा वाव से बनने वाली कौन सी मृदा है। देखो ये रहा, लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। ये चीज़ याद रखना। परंतु इसमें फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीले होने पर मृदा चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने के पहले बौछार से शुरू कर दी जाती है। तो ये याद रखना कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, किसकी कमी होती है। ये पेशेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। ये चीज़ याद रखना। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। इन मृदाओं में लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे धातु की प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनके जलयोजन के कारण होता है। लेटराइट मृदा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में भी।
लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र तथा शुष्क ऋतु के एक के बाद एक आने के कारण होता है। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निशालन लीचिंग का परिणाम है। लेटराइट मृदा में अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है, ये चीज़ याद रखना। इसमें सामान्य पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जिस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, ये चीज़ याद रखना कौन से वन मिलते हैं, वहाँ इसमें हामूस पर्याप्त रूप से में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में हामूस की मात्रा कम पाई जाती है। लेटराइट मृदा शीतल रूपों पर इनकी स्थिति के अनुसार इनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। 2013 या 14 समथिंग क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा पर रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है, ये चीज़ भी याद रखना। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन का दर अधिक है। मृदा में हामूस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अतः संयंदन इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। अवर्ण मृदा भी होता है। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिलेटदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाचली क्षेत्र में इन मृदाओं को बहुत अपर्दन होता है और ये अधिशिलिक तथा हामूस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। मृदा अपर्दन और संरक्षण। अब ये देखो, ये मेंस के लिए है। ये जो सारा पढ़ा था पेटी के लिए, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मृदा की कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रिया जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार संतुलन भंग हो जाता है। और देखो यहाँ से जैसे नदी काट के लेके जा रही है मिट्टी को। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनद और जल मृदा अपर्दन कहते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदा को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इससे उत्खात बेड लैंड कहते हैं। याद करो, जैसे गांव में से मैंने खूब देखा है, हो जाता है, पानी के कारण होता है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ रिवेन भूमि भी कहा जाता है। कई बार अब देखो, ये याद रखना कि जैसे नाम है, 2-3 नाम दे दिया, बोल देगा कौन सी भूमि है, तो याद रखना मृदा प्रदन के कारण जो होते हैं, मतलब जल के कारण बनती है या करती है। कई बार जल विशेष क्षेत्रों को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन भी कहते हैं, कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। कृषि गलत तरीके से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे डाल पर ऊपर से नीचे की ओर चलाने से वाहिकाएं बन जाती है। इसे अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा को कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्चीय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल के बहाव की गति घटती है। इसे समोच्चीय जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। अब ये देखो सॉल्यूशन दे रहा है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, काउंटर पूछा है यूपीएससी ने क्वेश्चन 2011, 12, 13 में देखने जाके। बड़े खेतों की पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में सोपान क्या हो रहा है? ये सोपान क्या है सर? ढाल, अरे ये ऐसा बनाया जाता है ना, ढाल वाली भूमि पर मृदा को कटाव को रोकने के लिए। फसलों की सीढ़ीनुमा, हाँ, बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। यह पवनता जनित बल के कमजोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों को पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब देखो भारत के पर्यावरण की दशा क्या है। सुकामाजोरी गांव और झाबुआ जिले ने यह कर दिखाया कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुकामाजोरी में वर्ष घनत्व 19 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। तो ये केस स्टडी के रूप में आप डाल सकते हो कि सफल प्रयास भी हो सकते हैं। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है
और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुकुमार आदि 1979 से 1984 के बीच पारिवारिक औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। सोचो कि वन अगर बढ़ते हैं तो उससे आय भी बढ़ती है। पर्यावरण की पुनः स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसकी प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया और वे प्रदेश की 69 लाख हेक्टेयर भूमि का भाग लगभग 1% क्षेत्रफल का जल विभाजक प्रबंध द्वारा हरा बनाए रहा। दूसरा देखो, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये। अब देखो यहाँ पे कितना एक व्यंग कसा गया है। कम्युनिटी वाले लोग अच्छा, इनको लग रहा था कि यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु के नेता लोग, ठेकेदार, नौकरशाह, ये सब भारतीय सरकार की योजनाओं को कैसे नुकसान करते हैं। तो कितना अच्छा बढ़िया डायग्राम बताया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन करने लायक होते हैं, मैं बताता हूँ। भारत में भूमि उपयोग पहाड़ों को वर्णन करें। 1960 के अंदर क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ? थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्मिंग यहाँ पे अच्छा नहीं है, ठीक है। थोड़ा 3 बताइए, काली मृदा पाई जाती है, इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती है? छोड़ो। नदी डेल्टा किस प्रकार मृदा पाई जाती है? 3 मुख्य विशेषता। पहाड़ी क्षेत्र मृदा पर रोकथाम की क्या दम होनी चाहिए? कोई नहीं, मेंस क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो अमित बताइए, लोहे ऐसे किस प्रकार का संसाधन है? अमित। हाँ सर, बता रहा हूँ सर। सर अनवीकरणीय है सर। अच्छा, नगीना सही बता रहा है ये? है कौन? हाँ सर, अनवीकरणीय योग्य जो एक बार उसको पुनः पूर्ति होने में समय ज्यादा लगे, नवीकरणीय जिसको अपेक्षाकृत टाइम लगे, प्रवाह होगा नहीं, जैव होगा नहीं। चलो नागिना बताए, जवाहरी ऊर्जा निम्नलिखित किस प्रकार का संसाधन नहीं है? बताओ। नहीं है पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य नहीं है जवाहरी ऊर्जा? क्या बात कर रही हो? किस प्रकार का संसाधन नहीं है? जी सर, सही है, पुनः पूर्ति। पुनः पूर्ति योग्य नहीं है? मानवकृत है। जी सर, मानवकृत है ज्वारीय ऊर्जा। देखो ना, मानवकृत है ज्वारीय ऊर्जा, मानवकृत होने के कारण। अचक्रीय है क्योंकि इसका कोई चक्र नहीं है, सेम प्रोसेस नहीं है। अचक्रीय है, अजैव है। ज्वारीय ऊर्जा मानव के द्वारा कैसे प्रोड्यूस हो सकती है? बताओ मैं, क्या है इसका आंसर? बी सर, मानवकृत। ये गैस सर, मानवकृत। तुम लोग सोचे छोटे से क्वेश्चन में अटक गए। अब देखो पहली बात, जवाहरी ऊर्जा, हाँ सुनो इधर, जवाहरी ऊर्जा निम्नलिखित किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ये बोला किस प्रकार का, तो मानव निर्मित तो नहीं है ना, मानवकृत है क्या ये जवाहरी ऊर्जा? यही तो पूछ रहा है। अचक्रीय तो है ही, तुम इसको जवाहरी ऊर्जा को वापस यूज कर सकते हो क्या? अजैव है ही, पुनः पूर्ति योग्य है, मानवकृत शैली है जवाहरी ऊर्जा। देखो एक बार इधर स्टार्टिंग में होगा। जवाहर को सर मानव थोड़ी ना वो कर सकता है, वो तो एक नेचुरल है। हाँ वो नेचुरल प्रोसेस है। हाँ सर। देखो ऐसे तो सर सभी संसाधन मानव ने अपने योग्य बनाए हैं। देखो पहली बात, मानवकृत तो बोला है ना, मानव इन्वॉल्व है उसमें। ह्यूमन इन्वॉल्व तो है ना। मानव जवाहर ऊर्जा में मानव कैसे है इन्वॉल्व, ये बताइए। ये देखो इधर देखो, ये आंसर। अरे देखो, जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है और एक बार के साथ प्रयोग के साथ खत्म हो जाता है, पहली बात, ठीक है।
तो अनवकरणीय योग्य संसाधन भी हो गया और ये अचक्रिय भी है। ठीक है, और देखना अभी यहीं पे मिल जाएगा इसका पूरा आंसर। ज्वारीय ऊर्जा चक्रीय संसाधन नहीं है। ज्वारीय और क्या पूछा था उसमें, और क्या क्या थे उसका ऑप्शन? पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य का मतलब क्या है? आप क्या समझ रहे हैं पुनः पूर्ति योग्य से? अब देखो, ज्वार में किस प्रकार का संसाधन नहीं है, अचक्रिय है। ठीक है, जैव अजैव में आएगा। अब पुनः पूर्ति योग्य और मानव कृत, इन दोनों में से आंसर होगा। अब देखो, जो अचक्रिय होगा फिर पुनः पूर्ति योग्य नहीं होगा। कुछ इसमें सर अनवीकरणीय में लिखा है ना कि कुछ चक्रीय हो सकते हैं लेकिन लाखों वर्षों लग जाते हैं, जबकि कुछ अचक्रीय होते हैं। हाँ, तो फिर यही आंसर आएगा इसका, पुनः पूर्ति योग्य नहीं है। मानव कृत हो सकता है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित किस प्रकार का संसाधन नहीं है? मानव कृत तो नहीं, मानव कृत है, पर हाँ सबाइश बात है, ऊर्जा को तो अपन मानव द्वारा ही उसको यूज करने लायक तो तभी बनेगा ना। और पुनः पूर्ति योग्य इसलिए होता है क्योंकि अचक्रिय तो सबाइश बात है, पुनः पूर्ति योग्य नहीं होगा ही। जी सर। चलो ठीक है, नूरी बताइए, पंजाब में भूमि निम्न किसके मुख्य कारण है? अधिक सिंचाई। ठीक है, महक बताइए, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? उत्तराखंड में से। सही है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? नूरी। जी सर। कहाँ पे काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा शायद महाराष्ट्र। सही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, ये कल करेंगे अपन, अभी ऐसे कर लेते हैं, दो चैप्टर फिर हो जाएगा वो। चलो ठीक है, ऐसे करके आए हो आज?